लैंड लॉ, नाम सुनते ही आई नो नींद उड़ जाती है ना। इतने सारे सेक्शंस, रूल्स, अमेंडमेंट्स, बाप रे। पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि आज हम इस मुश्किल सब्जेक्ट को इतना आसान बना देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज का हमारा फोकस है द गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट 1948, स्पेसिफिकली यूनिट 5। दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपके एलएलबी सेम 3 एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। हम इसमें टेनेंट के राइट्स से शुरू करेंगे और जमीन के इलीगल ट्रांसफर के कॉन्सिक्वेंसेस तक सब कुछ, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो आर यू रेडी? तो ये है हमारा आज का गेम प्लान, हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। टेनेंट के राइट से स्टार्ट करके लैंडलॉर्ड के क्लेम्स, गोल्डन रूल, पानी का रास्ता, अपील्स और फाइनली सेक्शन 84C के कॉन्सिक्वेंसेस तक। एवरीथिंग इस स्ट्रक्चर से आई प्रॉमिस आपको सब कुछ आसानी से याद रहेगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, टेनेंट्स राइट्स। देखिए, किसी भी कानून को समझना है ना, तो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। और इस एक्ट की फाउंडेशन कौन है? वो है टेनेंट यानी काश्तकार और उसके अधिकार। सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे वो है ड्वेलिंग हाउस, सेक्शन 16 to 18। अब ये क्या है? सोचो, एक टेनेंट है जो खेती की जमीन पर बने घर में रहता है। ये सेक्शन कहता है कि भले ही उसकी टेनेंसी यानी किराएदारी खत्म हो जाए, लैंडलॉर्ड उसे उस घर से निकाल नहीं सकता। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एनालॉजी। ये आपका कंपनी क्वार्टर जैसा है। जैसे कंपनी जॉब खत्म होने पर आपको एकदम से क्वार्टर से नहीं निकालती, अ लिटिल टाइम देती है, वैसे ही लैंडलॉर्ड टेनेंट को बेघर नहीं कर सकता। और अ बिग वन, उस घर को खरीदने का पहला हक, द फर्स्ट राइट टू परचेज, भी टेनेंट का ही होगा। दैट्स अ ह्यूज प्रोटेक्शन। अब आते हैं इस कानून के एक और बहुत ही खूबसूरत हिस्से पर, आपके मेहनत का फल। मतलब जो आपने बोया वो आप ही काटोगे। कानून साफ कहता है कि अगर आपने टेनेंट होते हुए जमीन पर कोई पेड़ लगाया, मान लो एक आम का पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, बड़ा किया, तो उस पेड़ पर और उसके मीठे मीठे आम पर आपका हक है, लैंडलॉर्ड का नहीं। सिंपल। इवन जो घास अपने आप उगती है, उसे भी टेनेंट यूज कर सकता है। बेसिकली द लॉ रिस्पेक्ट्स द टेनेंट्स हार्ड वर्क। ओके, तो टेनेंट के राइट्स तो हमें क्लियर हो गए। अब लेट्स फ्लिप द कॉइन। देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, लैंडलॉर्ड्स क्लेम। यहाँ सवाल यह है कि क्या जमींदार अपनी जमीन कभी वापस ले भी सकता है? जवाब है हाँ, बट, और ये बट बहुत बड़ा है। कानून ने लैंडलॉर्ड को खुली छूट नहीं दी है, बल्कि बहुत ही सख्त, वेरी स्ट्रिक्ट शर्तें रखी हैं। तो आइए इस सवाल को सीधा एड्रेस करते हैं। क्या एक लैंडलॉर्ड अपनी जमीन वापस ले सकता है? द आंसर इज यस, ही कैन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ खास कंडीशंस में। और इन कंडीशंस का पूरा रॉ डेटा हमें मिलता है सेक्शन 31 में। अगर लैंडलॉर्ड को अपनी जमीन पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यानी खुद खेती करने के लिए वापस चाहिए, तो उसे सेक्शन 31 का टेस्ट पास करना होगा। थिंक ऑफ इट एज अ 3-point चेकलिस्ट। नंबर 1, टेनेंट को एक प्रॉपर वैलिड नोटिस देना पड़ेगा। नंबर 2, एंड लिसन टू दिस केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इनकम का प्रिंसिपल सोर्स, मतलब मुख्य स्रोत, इसी जमीन से आता है। और नंबर 3, जमीन वापस लेने के बाद उसकी टोटल लैंड होल्डिंग कानून के सीलिंग एरिया से ज्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, इनमें से एक भी कंडीशन मिस हुई तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट। इट्स दैट स्ट्रिक्ट। पर्सनल कल्टीवेशन तो हो गया मेन रीजन, बट इसके अलावा भी सेक्शंस 31A से 31D में कुछ और ग्राउंड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेनेंट जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, या उसने आगे किसी को सबलेट कर दिया है, या जमीन पर खेती ही नहीं कर रहा, या फिर जमीन को डैमेज कर रहा है, इन सब केसेस में भी टेनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। बट अगेन, ऐसे ही नहीं, इसके लिए भी एक पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ओके एवरीवन, अटेंशन प्लीज। अब हम आ गए हैं इस पूरे एक्ट के दिल पर, इसकी आत्मा पर। सच कह रही हूं, अगर आपको पूरा एक्ट याद ना भी रहे और सिर्फ ये एक गोल्डन रूल याद रह गया, तो आपका काम हो जाएगा। और वो सुनहरा नियम है, पहले किसान, फार्मर्स फर्स्ट। और ये गोल्डन रूल है, एक लाइन में समा जाता है, एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट रिमेन विद एग्रीकल्चरिस्ट्स। इसको घोट के पी जाओ, ये इस एक्ट का मंत्रा है। खेती की जमीन सिर्फ किसानों के पास रहनी चाहिए। एग्जाम में सेक्शन 63 पर कुछ भी आ जाए, ये लाइन आपके आंसर की गोल्डन की है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी नॉन फार्मर, कोई बिजनेसमैन सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए किसानों की जमीन नहीं खरीद सकता, पीरियड।
अब ये जो गोल्डन रूल है, इसको कानूनी ताकत देता है सेक्शन 63। ये सेक्शन चीख चीख कर कहता है कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, किसी गैर किसान को सेल की गई, गिफ्ट की गई या एक्सचेंज की गई, तो वो ट्रांजैक्शन शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड है। वॉइड यानी शून्य। कानून की नजर में ऐसी डील कभी हुई नहीं। इट्स नल, इट्स इलीगल फ्रॉम डे वन। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसका सल्यूशन ये कानून देता है। वी ऑल नो, खेती के लिए पानी क्या है? इट्स अ लाइफ लाइन, जमीन की जीवन रेखा। अब इमेजिन कीजिए, आपका खेत है पर पानी का सोर्स दूर है और पानी लाने के लिए आपको पड़ोसी के खेत से निकलना पड़ेगा। वो मना कर रहा है, अब क्या करेंगे? डोंट वरी, चैप्टर 5A आपकी मदद के लिए है। कानून आपको ये हक देता है कि आप पड़ोसी के जमीन से एक वाटर कोर्स यानी पानी का रास्ता बना सकते हैं। और प्रोसेस भी बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, मामलतदार के पास एप्लीकेशन फाइल कीजिए। स्टेप 2, आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपके पास पानी लाने का कोई और रीजनेबल रास्ता नहीं है। दिस इज अ रियल नेसेसिटी। स्टेप 3, ऑफ कोर्स, पड़ोसी को उसकी जमीन पर जो भी छोटा मोटा डैमेज होगा उसका कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देना होगा। एंड स्टेप 4, उस वाटर कोर्स की मेंटेनेंस, उसकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी होगी। फेयर इनफ, राइट? ओके, अब सोचिए, मामलादार ने कोई ऑर्डर पास किया और आप उससे खुश नहीं हैं। आपको लगता है ऑर्डर गलत है, तो क्या सब खत्म? नहीं, कानून आपको इस ऑर्डर को चैलेंज करने का रास्ता भी देता है। इसे एक कानूनी सीढ़ी या लीगल लैडर की तरह सोचिए। अगर नीचे की अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। और इस सीढ़ी पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं, अपील एंड रिविजन। इनका डिफरेंस अच्छे से समझना। अगर आप मामलतदार के ऑर्डर से डिसएग्री करते हैं ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस और ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, तो आप जाते हैं कलेक्टर के पास फॉर एन अपील। लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे की कोर्ट ने कोई प्रोसीजरल गलती की है या उनका ऑर्डर ही इलीगल है, मतलब उन्होंने लॉ फॉलो करने में ही गलती कर दी है, तब आप उससे भी ऊपर गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल GRT के पास जाते हैं फॉर अ रिविजन। So appeal is for challenging the decision itself, while revision is for checking the legality of that decision-making process. Alright, हमने कानून के सारे नियम देख लिए, नियम राइट्स देख लिए, प्रोसीजर्स देख लिए। अब आते हैं उस हिस्से पर कि अगर कोई कानून तोड़े तो, स्पेसिफिकली अगर कोई उस गोल्डन रूल को तोड़े, सेक्शन 63 का उल्लंघन करे, तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन, धारा 84C। तो ये सेक्शन 84C काम कैसे करता है? Let's walk through the process. Step 1, पता चलता है कि एक इलीगल ट्रांसफर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ने खेती की जमीन खरीद ली है। स्टेप 2, मामलतदार तुरंत नोटिस इशू करता है। स्टेप 3, एक पूरी इंक्वायरी की जाती है। स्टेप 4, इंक्वायरी के बाद ऑर्डर आता है, जमीन को ओरिजिनल मालिक को वापस करो। बट व्हाट इफ दे डोंट? तब आता है स्टेप 5 एंड 6। अगर ऑर्डर नहीं माना गया तो वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फोरफीट कर ली जाती है, यानी सरकार उसे जब्त कर लेती है। द डील इज ओवर एंड द लैंड नाउ बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए आइए एक लैंडमार्क केस देखते हैं, प्रंजीवन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या हुआ? एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट ने जमीन खरीदी और सालों तक उस पर कब्जा रखा। जब सेक्शन 84C की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसने आर्ग्यूमेंट दिया, अब तो बहुत टाइम हो गया, इट्स टू लेट। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एकदम क्लियर वर्डिक्ट दिया, सेक्शन 84C इज मैंडेटरी। टाइम बीतने से कोई इलीगल चीज लीगल नहीं हो जाती। गलत हमेशा गलत रहता है, इसलिए द लैंड मस्ट बी फॉरफीटेड टू द गवर्नमेंट। एंड नाउ फॉर द प्रोफेसर्स टिप, एग्जाम स्पॉटलाइट। इसको अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। सेक्शन 84C का अंजाम कितना सीरियस है? इट्स अ डबल वैमी। जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बायर है उसका डबल नुकसान होता है। फर्स्ट, वो जमीन खोता है, द लैंड इज गॉन। सेकेंड, उसने जो पैसा जमीन के लिए दिया था वो पैसा भी गया। He loses both the land and the money. जमीन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है and no refund. ये एक massive penalty है and that's why this section is so powerful. Okay, तो अब टाइम है एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड रिविजन का और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं बिफोर द एग्जाम। लेट्स डू इट। रेडी? लेट्स गो रैपिड फायर। टेनेंट का dwelling house? Protected. लैंडलॉर्ड का जमीन वापस चाहिए? Pass the strict section 31 checklist. Zameen non-agriculturalist ko bichi? Absolutely void under section 63. Paani ka raasta chahiye? Chapter VA gives you the right. Illegal transfer kiya? Section 84C mein land forfeit ho jayegi to the state. Boom! Ye hai is unit ke most important takeaways. Okay, first question for you. अगर एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट
गुजरात में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है तो क्या होता है? कम ऑन, 2 सेक्शंस तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। व्हाट आर दे? एब्सोल्युटली राइट। पहला, सेक्शन 63 के हिसाब से द ट्रांसफर इज वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट, और दूसरा, मामलतदार सेक्शन 84C के अंडर प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है टू फोरफिट द लैंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज द परफेक्ट कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 31 में पर्सनल कल्टीवेशन के लिए लैंडलॉर्ड को सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी पूरी करनी होती है? थिंक बैक टू दैट चेकलिस्ट। बिंगो! उस जमीन से आने वाली इनकम लैंडलॉर्ड की प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, मुख्य स्रोत। क्यों? क्योंकि ये प्रूव करता है कि उसकी नीड जेन्युइन है, वो सिर्फ टेनेंट को इविक्ट करने के लिए नहीं कर रहा। एक्सीलेंट। And with that, we have covered the entire Unit 5, every single important section, every key concept, and even the landmark case law. अब आप बिल्कुल ready हैं. So go out there, be confident, and absolutely ace that exam. All the best. ऐसे ही informative videos देखने के लिए LLB Student Adda को subscribe करें and follow करें. If you want any new topic, comment below.